नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर आपका अनिवार्य कर दिया गया है और 15 अंकों का कंप्यूटर आना ही आना है। इसमें कुछ नए चैप्टर्स भी ऐड किए गए हैं जैसे एआई, डेटा, बिग डेटा, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फ्यूचर स्किल्स जैसे चैप्टर्स इसमें ऐड किए गए हैं। इन्हीं चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे एमसीक्यूज़ के माध्यम से और 50 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए थे। अब 51 से शुरू करते हैं। इसको मैं शुरू करूँ, मैं आपको पहले 2 जानकारियाँ दे दूँ। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की एक वैकेंसी आई थी। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको मॉक टेस्ट की श्रृंखला को ज्वाइन करना है तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं और हमारे मॉक टेस्ट की श्रृंखला को ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट और इसके अलावा इन्हीं मॉक टेस्ट का डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो कोर्स भी आपको मिल जाएगा। यानी मॉक टेस्ट और उनका डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो कोर्स एप्लीकेशन पर है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा वीपीओ के लिए ही अभी जो आपके 65 अंकों का पंचायती राज है, जिसमें से 45 अंक पंचायती राज के हैं और 20 अंक हैं योजनाओं के। तो इन दोनों को कवर कराया जा रहा है और अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हो तो ये अभी हाल ही में बैच शुरू हुआ है, इससे भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 51 में आओ। 51 में आप पढ़ो। 51 में कह रहा है कि विश्लेषण को आसान बनाने के लिए डेटा सेट को नए प्रतिनिधित्व में बदलने की तकनीक निम्नलिखित में से कौन सी है? फिर से पढ़ो। कह रहा है कि विश्लेषण को आसान बनाने के लिए डेटा सेट को नए प्रतिनिधित्व में बदलने की तकनीक को क्या कहते हैं? अर्थात जो भिन्नताएं होती हैं, भिन्नताओं को डेटा सेट में कम करके डेटा सेट में मजबूत पैटर्न बनाने का एक तकनीक होता है, उस तकनीक को क्या कहते हैं? यही पूछा है आपसे। इसे कहा जाता है पीसीए। अब इसको आप पहले समझो, पीसीए होता क्या है? जब आप इसको समझ जाओगे तो आप भली-भांति समझ जाओगे कि ये है क्या। जैसे मैंने कहा पीसीए, पीसीए का पूरा नाम पहले आपसे अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे? इसका पूरा नाम है प्रिंसिपल कंपोनेंट प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एनालिसिस, ठीक है? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस अगर आपसे ये पूछा जाए तो क्या है ये? तो क्या बताओगे? यह एक अनसुपरवाइज्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है। लर्निंग एल्गोरिदम है, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ पीसीए का पूरा नाम क्या है? आप बताओगे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। क्या है? तो आप बताओगे लर्निंग ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है। अच्छा, क्या है ये तकनीक? भाई ये इस तकनीक को ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है या हम कहें इस तकनीक में होता क्या है? तो आप कहोगे यह भिन्नताओं को कम करके दिए गए डेटाबेस आपका जो भी डेटा दिया गया होगा, दिए गए डेटाबेस से मजबूत पैटर्न बनाने की तकनीक है। मजबूत पैटर्न बनाने की यह एक तकनीक है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? अच्छा, यहाँ पर आओ वापस। ये तो हो गया पीसीए। तो कुल मिला के आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डेटा सेट को प्रतिनिधित्व में बदलने की तकनीक क्या है? मजबूत पैटर्न बनाने की तकनीक क्या है? इसे कहा जाता है पीसीए। अच्छा, अब इसमें ये दिया है स्मूथिंग। ये क्या होता है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि स्मूथिंग क्या होता है। स्मूथिंग में मैंने बताया था कि जो डेटा सेट होता है, डेटा सेट से शोर हटाने की प्रक्रिया, जो नॉइज़ होती है ना, नॉइज़ हटाने की प्रक्रिया, इसे कहा जाता है स्मूथिंग। ठीक है? नेक्स्ट देखो 52। निम्नलिखित में से कौन-सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक घटक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का घटक पूछा है। लर्न ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का घटक है। प्रशिक्षण, डिज़ाइन या फिर पहेली? आओ देखो, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। एआई के घटक एआई के घटक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के घटक। हम इसको क्या कह सकते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ एआई, ठीक है? कंपोनेंट्स ऑफ एआई में जब आप पढ़ते हो, तो आपको मिलता है लर्निंग, ये कंपोनेंट्स ऑफ एआई है। इसके अलावा रीज़निंग रीज़निंग, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी घटक या हम कहें एआई का एक घटक है। आपको मिलता है प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन, इसके अलावा लैंग्वेज लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स ऑफ एआई हैं, यानी कि एआई के घटक हैं। अच्छा, ये लिखा है लर्निंग, तो क्या लर्निंग के भी टाइप्स होते हैं? हाँ, होते हैं बिल्कुल। टाइप्स ऑफ लर्निंग टाइप्स ऑफ लर्निंग
टाइप्स ऑफ लर्निंग आमतौर पर मुख्यतः 3 प्रकार का होता है और मैंने आपको बताया था कुछ जगहों पर ये 4 प्रकार का भी मिलता है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग के नाम से। जैसे सबसे पहला कौन होता है? सुपरवाइज्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है? दूसरा अनसुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तीसरा इन दोनों के बीच का यानी कि सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है? और चौथा कौन होता है? रीइंफोर्समेंट रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये टोटल होते हैं 3। आमतौर पर साधारणतया ये नहीं मिलता है आपको, ठीक है? कुछ जगहों पर इसकी भी चर्चा की जाती है जो कि इन दोनों का है। मेनली आप जब फोकस करोगे, लर्निंग के बारे में पढ़ोगे तो आपको केवल और केवल बहुत सारी जगहों पर केवल यही 3 टाइप्स मिलेंगे, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और इन्हीं पर आपको इनकी परिभाषाएँ मैंने आपको पीछे बताई हैं कि सुपरवाइज्ड क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड क्या होता है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है। इन सब के बारे में आपको चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है? आप लास्ट वीडियोज़ देखते रहिए, उनका रिवीजन करते रहिए। कह रहे कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक घटक है? तो आप बताओगे लर्निंग यानी कि सीखना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 53, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट ये क्या काम करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ये जो एआई एजेंट होता है, ये क्या कार्य करता है? किसी कार्रवाई के लिए लक्ष्य अनुक्रम की मैपिंग करता है? नहीं। लोगों के सीधे हस्तक्षेप के बिना काम करता है? ये भी गलत है। किसी कार्रवाई के लिए सिद्धांत अनुक्रम की मैपिंग करता है? हाँ, ये सही है। सिद्धांत अनुक्रम की ये मैपिंग करता है। किसी कार्रवाई के लिए पर्यावरण अनुक्रम की मैपिंग करना इसका कार्य नहीं है। 54 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का प्रकार नहीं है? यही तो पूछ रहा है। हमने आपको एआई एजेंट बताए थे, एआई एजेंट के प्रकार बताए थे और मैंने आपसे कहा था कि एआई एजेंट क्या है, सारा का सारा मैंने डिटेल्ड कराया था। अब इसमें कौन सा एआई एजेंट का प्रकार नहीं है? एआई एजेंट सीखना ये प्रकार है, लक्ष्य आधारित एआई एजेंट ये भी है, सरल रिफ्लेक्स एआई एजेंट ये भी है, एकता आधारित एआई एजेंट ये नहीं है। आओ देखो, एआई एजेंट के प्रकार, एआई एजेंट के प्रकार, ठीक है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके कई सारे प्रकार हैं, आप इनको याद रखिए। सबसे पहला, हम हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है? सरल प्रतिवर्त एजेंट, सरल प्रतिवर्त एजेंट। दूसरा कौन है? मॉडल आधारित, मॉडल आधारित रिफ्लेक्स एजेंट, ये भी एआई एजेंट का ही एक प्रकार है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है लक्ष्य आधारित, लक्ष्य आधारित एजेंट। चौथा कौन सा है? चौथा है उपयोगिता, उपयोगिता आधारित एजेंट। और पांचवा है सीखने का एजेंट, सीखने का एजेंट। और छठा याद रखो, पदानुक्रमित, पदानुक्रमित एजेंट। ये टोटल 6 एजेंट याद रखो आप। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया? सीखने का एजेंट भी मैंने आपको बताया है 5वें नंबर पे, लक्ष्य आधारित एजेंट भी मैंने आपको बताया है 3रे नंबर पे और रिफ्लेक्स एआई एजेंट भी मैंने बताया है आपको 2रे नंबर पे। एकता आधारित एजेंट मैंने आपको कहीं नहीं बताया है। तो ये नहीं होता है एआई एजेंट का प्रकार और बाकी सारे के सारे हैं एआई एजेंट के प्रकार। ये मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं, आप इनको एक टेबल बना के लिख सकते हो, ठीक है? फिर आप इनको कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? फिर से समझो, ये भाषाएं लिखी हैं, ये भाषाएं लिखी हैं। कह रहा है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कौन सी भाषा नहीं है? आंसर होगा आपका पर्ल, पर्ल। ध्यान दो, ये पर्ल क्या है? कहाँ इसका इस्तेमाल होता है? तो आप बताओगे, अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ ये पर्ल क्या है? तो आप बताओगे पर्ल मोती नहीं है। यह एक अर्थात पर्ल एक उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय सामान्य उद्देश्य वाली, सामान्य उद्देश्य वाली व्याख्या की गई गतिशील, गतिशील प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग भाषा है। अर्थात ये पर्ल क्या है? पर्ल एक हाई लेवल लैंग्वेज है, एक उच्च स्तरीय सामान्य प्रयोजन के लिए व्याख्या की गई एक गतिशील प्रोग्रामिंग भाषा है और इसका उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य का मतलब ये क्यों बनाई गई थी? कुछ न कुछ तो इसका उद्देश्य होगा। तो आप बताओगे सिस्टम प्रशासन, इसके अलावा टेक्स्ट प्रोसेसिंग। तो सिस्टम प्रशासन और साथ ही साथ टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए इसे डिज़ाइन किया गया था। इसे डिज़ाइन किया गया था। ठीक है? वापस आओ ज़रा अपने क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा पर। नेक्स्ट देखो, डेनियल बोब्रो द्वारा विकसित जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम था, उसका नाम क्या था? ये नाम याद रख लो, एग्ज़ाम में 1-2 बार पूछा भी जा चुका है। हालाँकि यूपी ट्रिपल एससी में नहीं पूछा गया है, किसी अन्य एग्ज़ाम्स में। सिस्टम ये जो डेनियल बोब्रो हैं, इनके द्वारा विकसित इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का नाम क्या है? स्टूडेंट। सिस्टम को स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है? नेक्स्ट देखो 57, विद्यार्थी प्रणाली यही है स्टूडेंट सिस्टम, विद्यार्थी प्रणाली। तो देखो ध्यान से, विद्यार्थी प्रणाली का क्या कार्य है? आपसे कह रहा है विद्यार्थी प्रणाली का यानी स्टूडेंट सिस्टम का कार्य बताओ क्या है? तो आप बताओगे प्रोग्राम जो केवल बीजगणितीय की शब्द समस्याओं को पढ़ सकता है। नहीं, गलत ही है। प्रणाली जो बीजगणितीय की शब्द समस्याओं को हल कर सकती है लेकिन पढ़ नहीं सकती, ये भी गलत हो गया। ये जो सिस्टम है ये बीजगणितीय शब्दों की समस्याओं को पढ़ भी सकता है और हल भी कर सकता है। सी पार्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 58, 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस मशीन को मनुष्यों से इनपुट की आवश्यकता होती है? कौन सी ऐसी मशीन है, किस मशीन को मनुष्यों से इनपुट की आवश्यकता होती है लेकिन आउटपुट की व्याख्या वो स्वयं कर सकती है? ये लिखा है एक्चुएटर्स, सेंसर, एजेंट्स या फिर एआई सिस्टम। एक-एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आप एक्चुएटर को उठाओ और समझो ये है क्या? एक्चुएटर, ठीक है? क्या है ये? अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ ये क्या है, तो आप कहोगे किसी भी मशीन का वह घटक है, वह घटक जो गति को सक्षम बनाता है, गति को सक्षम बनाता है। ध्यान दें, एक्चुएटर क्या है मैंने आपसे पूछा तो आप क्या बताओगे? यह किसी भी मशीन का एक ऐसा घटक है जो गति को सक्षम बनाता है, अर्थात मशीनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बोलो भाई, कहाँ किया जा रहा है? मशीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है? प्रयोग किया जाता है। अच्छा, प्रयोग तो मशीनों में किया जा रहा है, लेकिन ये काम क्या करता है? तो काम क्या करता है? मशीन का वह घटक जो गति को सक्षम बनाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भौतिक कार्य होते हैं, भौतिक कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की। तो भौतिक कार्य करने के लिए ऊर्जा को एक रूप से एक रूप से दूसरे रूप में बदलना इसका मुख्य काम है। दूसरे रूप में ये बदलता है। ठीक है? एक और आपको शब्द दिया गया था, ये तो एक्चुएटर हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि मनुष्य से इनपुट की आवश्यकता होती है, लेकिन आउटपुट वो स्वयं व्याख्या करके देता है। तो एक्चुएटर तो नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है? ये मशीन का कंपोनेंट होता है। अच्छा, दूसरे में आओ सेंसर, ये क्या काम करता है? क्या ये मनुष्य से ऑर्डर लेता है? देखो ज़रा, इसकी परिभाषा समझो। सेंसर, ये क्या है? तो आप बताओगे, अगर आपसे पूछे ये क्या है, तो आप बताओगे यह एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तनों का पता लगाने के लिए भौतिक वातावरण से भौतिक वातावरण से संकेत प्राप्त करता है, संकेत प्राप्त करता है। यानी मनुष्य का लेना-देना यहाँ पे नहीं है। वापस आओ ज़रा, ये भी गलत हो गया। एजेंट्स क्या होता है? एजेंट्स का मतलब क्या है? मैं बात कर रहा हूँ एआई एजेंट के संदर्भ में, एआई एजेंट के संदर्भ में, ठीक है? मुझे बताओ एआई एजेंट क्या होते हैं? तो आप बताओगे यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? जो इसका जो पर्यावरण होता है, इसका जो दायरा होता है, यह अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करता है, यानी कम्युनिकेट करता है, ठीक है? बातचीत करता है और वहाँ से डेटा एकत्र करता है और फिर जो पूर्व निर्धारित इसके लक्ष्य होते हैं, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करता है, पूरा करता है। बात समझ पा रहे हो?
तो कुल मिला के एआई एजेंट क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो अपने पर्यावरण के साथ कम्युनिकेट करता है, डेटा एकत्र करता है वहाँ से और जितने भी इसके पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं, उन पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वो उस डेटा का इस्तेमाल करता है। ठीक है? अब एक शब्द और दिया गया था एआई सिस्टम। हाँ, एआई सिस्टम। तो एआई सिस्टम क्या है? अगर आपसे ये पूछ लें, एआई सिस्टम के बारे में आप क्या बताओगे? इसके बारे में आप बताओगे, यह या हम कहें ये मनुष्य से इनपुट प्राप्त करता है, इनपुट प्राप्त करता है और साथ ही साथ स्वयं स्वयं आउटपुट की व्याख्या करता है की व्याख्या करता है। यही है एआई सिस्टम। तो ये सारे के सारे आप शब्द समझ गए। एक्चुएटर्स क्या होता है? एक्चुएटर्स वास्तव में ये एक मशीन का कंपोनेंट होता है जो भौतिक कार्य करने के लिए ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने का काम करता है। सेंसर क्या होता है अगर आपसे पूछे तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेंसर क्या होता है? ये उपकरण ऐसा होता है जो परिवर्तनों का पता लगाने के लिए भौतिक वातावरण से संपर्क प्राप्त करता है ना? संकेत प्राप्त करता है, तो ये भी गलत हो गया। एजेंट्स में मैंने एआई एजेंट्स के बारे में बताया। ये अपने ही वातावरण में कम्युनिकेट करता है और डेटा वहाँ से प्राप्त करता है और इसके बाद फिर वो रिज़ल्ट देता है और अपने जो भी इसके लक्ष्य होते हैं, उनको पूरा करने के लिए फिर वो डेटा का इस्तेमाल करता है, तो ये भी गलत हो गया। एआई सही होगा, ठीक है? यही है जो मनुष्यों से इनपुट प्राप्त करता है और आउटपुट की व्याख्या वो स्वयं करता है। नेक्स्ट देखो 59 कौन-सा प्रोटोकॉल यूडीपी को अतुल्यकालिक रूप से प्रभावित करता है? सबसे पहले तो आपको यूडीपी के बारे में पता होना चाहिए, ये है क्या? इसके बाद फिर आपको इन ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आप यहाँ तक पहुँच पाएँगे। आओ समझो ज़रा, यूडीपी क्या होता है? यूडीपी यूडीपी को कहते हैं यूज़र यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल। गौर करो, यूडीपी का पूरा नाम क्या है? यूडीपी का पूरा नाम है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अगर मैं आपसे पूछूँ एक लाइन में ये क्या है? तो आप क्या बताओगे? प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है? सेट ऑफ रूल्स, है ना? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या आपको आप कह दो सेट ऑफ रूल्स। ये कौन सा प्रोटोकॉल है? तो आप कहोगे यह ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है, ठीक है? और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक संचार प्रोटोकॉल है, संचार प्रोटोकॉल है। ये बात आप समझ पा रहे हो? आपसे पूछा जाए कि ये जो यूडीपी है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल की कौन-सी लेयर है? तो आप बताओगे ट्रांसपोर्ट लेयर और ये कहाँ काम आता है? संचार कम्युनिकेट में, ठीक है? अच्छा इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? ये संचार प्रोटोकॉल है ये तो पता चल गया, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो आप बताओगे इंटरनेट पर वीडियो प्लेबैक में, इंटरनेट पर वीडियो प्लेबैक, साथ ही साथ डीएनएस आउटलुक जैसे समय संवेदनशील समय संवेदनशील प्रसारण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रसारण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है यूडीपी का। अब जरा वापस आओ अपने क्वेश्चन में, ये लिखा है एचएमटीपी, सीओएपी और ये लिखा है एमक्यूटीटी, टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी सबको पता होगा, इससे तो आप परिचित होंगे। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये शब्द को उठाओ सीओएपी, ये क्या होता है? आओ जरा इसको समझें। सीओएपी इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कॉन्स्ट्रेंड इसे कहा जाता है एप्लीकेशन कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है? इसे कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कहा जाता है। अच्छा, ये जो प्रोटोकॉल होता है इसे क्यों डिज़ाइन किया गया है? किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? इसे कांस्टेंट वातावरण के लिए डिज़ाइन किया गया डिज़ाइन किया गया है, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये जो सीओएपी है, चूँकि प्रोटोकॉल है, कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, तो ये जो प्रोटोकॉल है ये किस पर आधारित है या हम कहें ये किसकी तरह है? तो आप बताओगे यह वेब आधारित प्रोटोकॉल है, साथ ही साथ प्रोटोकॉल है और इसके अलावा यह एचटीटीपी एचटीटीपी का मतलब समझ रहे हो? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी की सेम एचटीटीपी की तरह है, एचटीटीपी की तरह है, ठीक है?
अब यहाँ पर आओ वापस। आपसे यही पूछा था यूडीपी को अतुल्यकालिक रूप से प्रभावित कौन करता है? यूटीपी को अतुल्यकालिक रूप से ये ट्रांसपोर्ट है और मैंने आपको अभी बताया था कि इसका उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग होता है इंटरनेट पर वीडियो प्लेबैक में, ठीक है? और सीओएपी के बारे में मैंने आपको क्या बताया? ये एक वेब आधारित प्रोटोकॉल है जो एचटीटीपी की तरह काम करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सीओएपी, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि डब्ल्यूएसएन का पूर्ण रूप क्या है? यही तो पूछा है आपसे। डब्ल्यूएसएन का मतलब है वायर्ड सेंसर नेटवर्क, नहीं गलत है ये। इसका मतलब होता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क, ये सही होगा। आओ देखो ये डब्ल्यूएसएन होता क्या है, समझो। डब्ल्यूएसएन इसका मतलब क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? तो आप बताओगे वायरलेस सेंसर नेटवर्क, ठीक है? इसका पूरा नाम है वायरलेस सेंसर नेटवर्क। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप बताओगे इसका उपयोग किया जाता है डेटा के प्रसंस्करण में, इसका उपयोग किया जाता है डेटा के विश्लेषण में, साथ ही साथ डेटा के भंडारण में, भंडारण के अलावा डेटा के खनन में, ठीक है? इन जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे सीधा-सा सवाल पूछूं कि डब्ल्यूएसएन ये जो है, इसके कितनी परतें होती हैं? डब्ल्यूएसएन डब्ल्यूएसएन यानी कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क, इसकी कितनी परतें होती हैं? तो आप बताओगे डब्ल्यूएसएन की 3 प्रमुख परतें, या हम कहें डब्ल्यूएसएन 3 प्रमुख परतों में संरचित होता है, संरचित होता है। अच्छा, ये जो 3 प्रमुख परतें हैं, ये मुझे बता दो। सबसे पहला फिजिकल लेयर, दूसरा मुझे बताओ, आप बताओगे डेटा लिंक लेयर, और मुझे तीसरा बताओ, ये है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। डब्ल्यूएसएन यानी कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एआई, बिग डेटा, डीप लर्निंग, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 60 है, ठीक है? आज से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट डे हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। चलते-चलते एक बार फिर अगर आप बीपीओ की यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मॉक टेस्ट की श्रृंखला को ज़रूर जॉइन करिए और साथ ही साथ अगर आपको 65 अंकों में परेशानी होती है, तो आप इस बैच को भी जॉइन कर सकते हो। धन्यवाद।